नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही तो विरोधी सरकार की नाकामियां गिना रहे। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता से चुनावी वादे भी खूब किए जा रहे। राजनीतिक दल अभी से मुफ्त वाले सपने दिखाने लगे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, बुढ़ापा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बिजली, ऐसे तमाम वादे हैं जो कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने किए हैं और इन्हीं वादों के साथ सरकार बनाने का दावा सभी कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों की बात करें तो बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के जरिए संगठन मजबूती की तैयारियों में जुटी है। सभी हलकों में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी है। कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनता के बीच पहुंच रही है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा जारी है तो जेजेपी भी हल्केवार बैठकें कर रणनीति बना रही है। आम आदमी पार्टी भी बिजली आंदोलन के जरिए चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और अभी भी कई और मुद्दों पर सरकार को घेर रही, लेकिन सरकार कह रही कि हमने विकास किया है। सरकार का यह तर्क है कि हमने जनता से जो वादे किए वो वादे पूरे भी किए और आगे भी वादे पूरे करते रहेंगे। हम सिर्फ मुफ्त की बात नहीं करते हैं, लेकिन उन सबके बीच में अब जनता को तय करना है कि 24 में आखिर किसकी बारी, किसने जो तैयारी की उस तैयारी को जनता ने समझा, परखा, उनके वादों पर, उनके दावों पर भरोसा किया। टक्कर की लड़ाई हो सकती है ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा कि एक तरफा लड़ाई होगी और वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के बीच में होगी। जनता हमें चुनेगी क्योंकि हमने 10 साल में जनता से किए वादे पूरे किए हैं। मजबूत करने का मोदी जी का जो संकल्प है, जो संकल्प से सिद्धि में बदला है, दुनिया भर में देश की जो जगह बनी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, देश की इकोनॉमी अच्छी हुई है, देश की रक्षा पंक्ति मजबूत हुई है, देश का औद्योगिक विकास हुआ है, आम आदमी तक तो चीज़ें पहुंची हैं, रसोई गैस पहुंची है, नल से जल पहुंचा है, वैक्सीन लगे हैं, वैक्सीन अच्छा संभाला है कोरोना में। एक एक चीज़ मोदी जी ने जो आखिरी व्यक्ति के लिए की है। और तीसरा संगठन, इन तीनों के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, त्रिवेणी के आधार पर जाने वाले हैं। मुझे तो खुशी है कि राजधानी के अंदर भी आज जिस जोश और उत्साह के साथ लोगों ने स्वागत किया, ये अपने आप ये दर्शाता है कि लोगों का पार्टी के प्रति जो विश्वास है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये ताकत 2024 के अंदर जननायक जनता पार्टी को और आगे ले जाने का काम। और क्या करेंगे वो कहेंगे हम भाग रहे हैं। यही कहेंगे जानी बिल्ली अम्बा नौचा करती है। खास बात नहीं, कांग्रेस खुद में सक्षम है और चुनाव लड़ेगी। और लोग मन बना चुके हैं, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश की लोग मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। हमारी सरकार बनने के बाद जिन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन इस नालायक सरकार ने काटी है, हम उनकी पेंशन का पैसा मई ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे और आगे के लिए वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपये माहवार मुकर करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर घर में एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये माहवार भिजवाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे और पढ़ने वाले बच्चे को अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। जब वो बच्चा पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के मुताबिक हम उसको नौकरी और रोजगार देंगे और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी का भत्ता 21,000 रुपये माहवार। बहरहाल तो सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओपी चौटाला को आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई न्यायिक पेच नहीं फंसा और उसके लिए हमें चुनाव में जाने की अनुमति मिल गई तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए तमाम लोगों का कहना है कि उनकी रणनीति पार्टी के अंदर ही बहुत बिगड़ चुकी है। दूसरी तरफ सरकार और सरकार के साथ जो विकास की योजनाएं हैं उन तमाम तर्कों के आधार पर बीजेपी और जेजेपी दोनों ही अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने काम किया है, विकास किया है, तो उस पर जनता हमें चुनेगी। उसके साथ ही जेजेपी की अगर बात करें तो जेजेपी ना सिर्फ अपना एक अलग तरीके से रणनीति बनाकर चल रही मैदान में है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे और उनकी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। अब मिशन 24 का जो कांग्रेस का वादा है वो देखिए, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए महीना, ये वादा किया जा रहा है कि हम आएंगे तो ये पेंशन 6,000 होगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को भी
कांग्रेस की तरफ से जनता के बीच में रखा गया है कि हमारी सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया। यह भी वादा किया गया है कि जो इस वक्त सिलेंडर का दाम है ठीक उसका आधा दाम हो जाएगा। खाली पदों पर सरकारी भर्ती कांग्रेस की सरकार आते ही हो जाएगी। ये मिशन 24 के लिए कांग्रेस ने अपना वादा किया। गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने का वादा भी कर दिया है। इसके साथ इनेलो को अगर देखें तो 24 में इनेलो के वादे को आप समझिए, हर परिवार को गैस सिलेंडर और 1100 रुपए उल्टा और साथ में दिया जाएगा। हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये भी इनेलो का वादा है। कोई बच्चा जो कि पढ़ाई करने जाएगा उसकी शिक्षा निःशुल्क होगी। योग्यता के मुकाबले नौकरी होगी, रोजगार होगा, यानी योग्यता होगी तो नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का बड़ा वादा किया इनेलो ने कि 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। कटी हुई पेंशन वापस करने का वायदा भी कर दिया है इनेलो ने, और इनेलो की तरफ से इन तमाम वादों को जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा। आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी जो कि मुफ्त बिजली का वादा कर रही है, कांग्रेस ने भी किया है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और ये तर्क देकर कि देखिए हमने पंजाब और दिल्ली में करके दिखाया है। तो ये कुछ मोटे मोटे वादे हैं और जिनसे लड़ाई है, यानी बीजेपी से। बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी कहती है कि हम मुफ्त की बात नहीं करते, हम लोगों के विकास की बात करते हैं, अपने वायदे को पूरे करने की बात करते हैं। बहरहाल तो 24 के लिए तैयारी सभी कर रहे हैं, और ये जो आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं ये वायदे हैं जो कि पार्टियों ने, अलग अलग पार्टियों ने किए हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे और भी गुटबाजी की भी बातें निकल कर आ रही हैं कि अलग अलग गुट है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं। अब सवाल इस बात का है कि 24 की जो बारी है उसमें किसकी कितनी तैयारी है। वादों की भरमार तो है, लेकिन किसका बेड़ा पार होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल। पार्टियों का जो मुफ्त वाला दांव है वो क्या काम आएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर वो काम आ चुका है। इसलिए तमाम पार्टियां, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, सभी इस दांव को जरूर खेल रहे हैं कि शायद कहीं इससे ही काम बन जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। अजय गुलिया हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है गुलिया साहब आपका। नितिन सिंगला हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है नितिन आपका। रजत पंजीटा हैं इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। शुरुआत प्रवीण अत्रे साहब मैं आपसे ही कर रहा हूं। भाई, आपसे लड़ने के लिए सबने बहुत वादे कर दिए हैं और मुफ्त का वादा सबसे ज्यादा। देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि विपक्ष की स्थिति बड़ी विकट है। विपक्ष के हालात तो वो वाले हो गए हैं कि मरता क्या नहीं करता। विशेष तौर पे कांग्रेस जो है, जिस तरह के वायदे जनता से कर रही है, जनता इस बात का विश्लेषण अवश्य करेगी कि जिन लोगों को जनता ने पहले मौका दिया था, जो लोग पहले सत्ता में रहे हैं, उस वक्त उन्होंने क्या किया था। जब आप सत्ता में रहे थे तब आपको जनता की चिंता नहीं थी, तब आपको हरियाणा की चिंता नहीं थी। लेकिन आज आप सत्ता से बाहर है तो जनता को लुभाने के लिए, भरमाने के लिए जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, स्वाभाविक है हरियाणा की जनता आपके इस झूठ को, इस भ्रम को बहुत बेहतर पहचानती है। अब हम एक एक करके अगर वायदों की तरफ ध्यान देखते हैं अतुल भाई, तो आप देखेंगे कांग्रेस बात कर रही है रोजगार देने की। तो क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि हुड्डा साहब जब 10 साल आप सत्ता में थे उस वक्त आप ये बातें भूल गए थे? तब जनता तुलना करेगी मनोहर सरकार के साथ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 8.5 साल के कार्यकाल में लगभग 35 लाख रोजगार, अतुल भाई ध्यान दीजिएगा, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर 1,10,000 से ज्यादा सरकारी पक्की नौकरी है। जब मनोहर लाल जी ने प्राइवेट निजी उद्योगों के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, छोटे बड़े मुजोले उद्योग हरियाणा में आए, निवेश आए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। 12,60,000 युवा इन प्राइवेट उद्योगों में समायोजित हुए प्रदेश की सरकार की नीतियों की वजह से। मनोहर जी ने रोजगार के ऊपर जिस तरह से फोकस किया, अलग अलग रोजगार की योजनाएं लेके आए, जिसके अंदर हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके अंदर हरियाणा आत्मनिर्भर रोजगार योजना, तो अलग अलग योजनाएं लेके आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिला। इसके साथ साथ जो हरियाणा के किसान वो सशक्त हो, मजबूत हो, जो युवा खेती से दूर जा रहा था उसके लिए खेती को लाभप्रद किया गया, जोखिम फ्री किया गया, अपनी योजनाएं ला के। भावांतर भरपाई योजनाएं लेके आए, मेरा पानी मेरी विरासत योजनाएं लेके आए, किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया, किसान को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ किसान को लेके गए और उसके लिए अनुदान दिया।
मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पशुपालन, उसके लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध हो, इस तरह की योजनाएं लेके आए। तो लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब रोजगार पे काम करना शुरू हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेसी जो हैं वो रोजगार के ऊपर झूठे वादे उन्होंने करने शुरू कर दिए। अब बात आ जाती है मुफ्त में बिजली देंगे। देखिए, इस हरियाणा प्रदेश के हालात, हुड्डा साहब के समय को अगर अतुल भाई हम देखते हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो रिकॉर्ड की बात है, जो हुड्डा साहब के कागजों में था, 534 गांव में 20 घंटे बिजली मिलती थी। और ये भी वो 534 गांव थे जिन गांव की जमीन पे बिजली के प्लांट लगे थे, और उसके अंदर जब प्लांट लगता है तो शर्तों के अंदर इस बात का बाउंडेशन होती है कि इस गांव को आपको बिजली देनी होगी। मात्र 534 गांव, और उसमें भी लिखा था 20 घंटे बिजली। लेकिन मनोहर जी ने जब बिजली पे काम करना शुरू किया, आज हरियाणा के लगभग 6000 गांव ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे बिजली मिल रही है अतुल भाई। आज हरियाणा के अंदर बिजली की उपलब्धता 13,000 मेगावाट से ज्यादा है अतुल भाई। आज स्थिति ये है कि जिस बिजली विभाग को हुड्डा साहब कर्जे में झोंक के चले गए थे, उस बिजली विभाग को कर्ज से बाहर निकाला, 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें बिछाई, नए सबस्टेशन बनाए, पुराने सबस्टेशन को अपग्रेड किया। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के लोगों को बिजली मिलना शुरू हुआ। ठीक आज बात है, स्थिति ये ठीक है बात कि है। हरियाणा के नितिन किसान सिंगला को साहब, अपने प्रवीण खेत में साहब पानी देने के सिलसिलेवार लिए तरीके डीजल से नहीं फूकना वो पड़ता। बातें गिना रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने वादा किया और जो वादा नहीं किया वो भी किया, इसलिए 24 में उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि बहुत कड़ी टक्कर देंगे। देखिए, मैं तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने प्रवक्ता साथी श्री प्रवीण अत्रे जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब से हरियाणा प्रदेश बना, क्या उन्होंने अपने इस पूरे समय के अंदर कभी इतने विरोध प्रदर्शन, कभी इतने धरना प्रदर्शन, आज कर्मचारी सड़कों पर है, आज किसान सड़कों पर है, आज छात्र सड़कों पर है, चाहे सीईटी क्वालिफाई का मामला हो, छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे, हर जिले में, प्रदेश के हर राज्य, हर जिले में हम सड़कों पर लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही। आज कर्मचारियों को बैठे हुए 15 दिन, आज 15 दिन सड़कों पे बैठे हो गए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं देंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ, लेकिन इन 15 दिनों के अंदर कितना नुकसान हरियाणा की जनता को, कितना नुकसान हरियाणा के लोगों को, कितना नुकसान हरियाणा के रेवेन्यू को हुआ, क्या कोई इस बात को सोच सकता है? आज इन्होंने बोला कि किस तरीके से पावर जनरेशन का काम करा। पावर जनरेशन को लेके कांग्रेस सरकार के समय में जो काम किया गया, जिस तरीके से नीतियां बनाई गई, उसका मनोहर लाल खट्टर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज कर हरियाणा प्रदेश जिस तरीके से कर्ज के बोझ में दब रहा है, कर्ज चुकाने के लिए एक नया कर्ज लिया जा रहा है। ये पहला राज्य है देश के अंदर जिसमें कर्ज चुकाने के लिए एक नया कर्ज लिया जाता है और उसको नाम दिया जाता है कि उस कर्ज को लेकर हम विकास कार्य कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हरियाणा है, मैं अपनी यही बात रखना चाहूंगा। ठीक है, रजत पंजेटा साहब, सहमत हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता से? वो कह रहे हैं कि जो कुछ किया था कांग्रेस करके गई थी, बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं, और अब आने वाले समय में चुनौती भी कांग्रेस ही बनेगी, बाकी कोई दल है नहीं। देखिए अतुल जी, वो तो प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी, और कौन जनता के बीच में है वो तो ये कहना अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी इस बात के लिए। लेकिन जो धरातल पे जो हालात हैं, जिस तरह जनता दुखी है, और मैं कहूँगा जनता हर वर्ग ही दुखी है। अभी मैं धनखड़ जी को सुन रहा था तो मुझे भाजपा, ठीक है, भाजपा का कि जो उन्होंने बात करी है कुछ अ, जिस संदर्भ में वो बात करी है, लेकिन आम जनता को तो कोई राहत नहीं है तो जी। ना तो महंगाई से है राहत, ना युवाओं के पास रोजगार है, बेरोजगारी में वैसे ही हरियाणा नंबर 1 है। योजनाएं आप देख लीजिए, कौशल रोजगार में 1 साल का रोजगार दिया जा रहा है, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं। हरियाणा के बहुत से बच्चे जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, जो भर्ती में, आर्मी की भर्ती के अंदर जो दिन रात खून पसीना एक करते हैं, वहाँ भिवानी के एक लड़के ने पीछे सुसाइड भी की थी जब ये आया था अग्निवीर जैसी योजना इसके विरोध में। बहुत से आज जो हालात है, आज हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है अतुल जी की हम समझे इस बात को कि धरातल में महंगाई से, बेरोजगारी से घर कैसे चलेगा।
कमर तोड़ महंगाई है। और नशा बहुत बढ़ रहा है युवाओं के अंदर। अगर हम बात करें तो वर्गों की, तो कर्मचारी ले लीजिए, खिलाड़ी ले लीजिए, स्टूडेंट ले लीजिए, उसके बाद महिलाएं ले लीजिए, सभी वर्ग परेशान है। और मनरेगा का भी सरकार जो 200 दिन की मजदूरी देती है उसको भी 365 करने का काम करे, वो उसका बजट घटाया सरकार ने। कृषि की बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार ने बंद कर दी। पीएम आशा योजना थी, वो बंद कर दी। उस ऊपर से जो बीमा योजना थी उसका बजट घटाया। बीमा के लिए अभी आपको पता है हिसार में लघु सचिवालय के ऊपर प्रदर्शन हुआ था, बहुत हजारों किसान वहां गए थे। परिवार पहचान पत्र और इससे पोर्टल से बहुत दुखी है। उसके बाद एजुकेशन का, कितने स्कूल सरकार ने मर्जर के नाम पे 5,000 हजारों के आंकड़ा है ये, तो जो स्कूल सरकार ने मर्ज कर दिए, तो बाकी बंद कर दिए उसकी जगह। और अगर हम बात करें तो बुढ़ापा पेंशन जो बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कहा कि हम 7,500 करने का काम करेंगे, और जिनकी कट भी गई है, जिसकी सरकार ने काटी है, और ब्याज सहित वापस करेंगे। हर घर एक रोजगार की हम जो है वो गारंटी दे रहे हैं, एक नौकरी देंगे। 21,000 हमारा बेरोजगारी भत्ते का वादा है। उसके बाद हर महीने एक गैस का सिलेंडर है। महिलाओं के लिए अलग से राशन के लिए 1,100 रुपए दिए जाएंगे। बीपीएल परिवार वालों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। कर्मचारियों की देखिए, हम तो हमारे टाइम में तो हमने लागू भी नहीं की थी ये, लेकिन ये ओपीएस दोबारा से बहाल करेंगे। उसके बाद यूनिट की बात जहां तक हो रही है, हम तो ये स्मार्ट मीटर, आपके साथ में डिबेट पे था, आपको भी याद है, तो हम तो ये स्मार्ट मीटर को रिप्लेस करेंगे। ये हम स्मार्ट मीटर नहीं रखेंगे इसमें। चाहे आप 300 यूनिट माफ कर दो, चाहे 500 कर दो, 1,000 कर दो। आप ही ने कहा, जैसे अत्रे जी ने कहा, सॉरी, कि मुनाफे में है बिजली महकमा। तो जो पोर्टल असुविधा क्रिएट कर रहे हैं, मैं आज आपको चैनल पे बोल रहा हूँ, जो पोर्टल आम जनता के लिए असुविधा क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो हम पोर्टल नहीं रखते। कुछ पोर्टल जो सरकार की सुविधा होगी, और सरकार के लिए भी हम एक ठीक है फिजिकल बजेटा साहब, इन लोगों का एक कॉपी और भी वादा है कि बिजली के जो मीटर है वो उनको उखाड़ कर जोहड़ में फेंका जाएगा, जोड़ और फिर में वहां फेंको। पर आपके साथ समस्या ये भी कि जोहड़ है ही नहीं। ये भी आरोप सरकार पे कि जोहड़ ही नहीं है, तो पहले जोहड़ आप खोदेंगे उसके बाद उसमें फेंकेंगे। ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। बहरहाल अजय गुलिया साहब, जल्दी से टिप्पणी आपकी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा। परिवर्तन साहब आ रहा हूं मैं। प्रश्न यहां पर यह है कि आप सरकार में हैं, आप पर आरोप लगा कि जनता के जो विचार थे, जनता ने जो आप पर भरोसा किया था उसके विपरीत आप चले गए सरकार में। और आपकी सरकार तो चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी लड़ाई अपनी पार्टी के लिए अलग से है, या एनडीए का चूंकि आप हिस्सा है तो मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं, देखिए अजय जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अब हम एनडीए का हिस्सा हैं, तो इस लड़ाई को मिलकर के लड़ेंगे। हम दोनों ने साथ में मिलकर के सरकार चलाई और लोगों के लिए काम किया। अब ये निर्णय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश के लोगों का है कि हम लोगों ने कैसा काम किया है। हम लोगों को नंबर देने का अधिकार हरियाणा प्रदेश के लोगों का। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, ये अपने 10 साल के कार्यकाल में पेंशन कितनी बढ़ा पाए? 700 रुपए। और हमारा 3.5 साल का कार्य है, पेंशन बढ़ चुकी है 750 रुपए। जरूर एक मन में 30 है, 5100 का वादा था, लेकिन 10 सीटें थी, हम सरकार में सहयोगी। क्या किसान के खाते में सीधा पैसा गया? इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? लोग शुरुआत में इसके बारे में भी बोलते थे कि नई किसान को परेशानी होगी। देखिए, कोई भी नई योजना आती है तो उससे परेशानी होती है, हम भी इस बात को समझते हैं। नई चीज को समझने में समय भी लगता है, लेकिन आज किसान खुशहाल है कि फसल बेचते ही सीधा उसके खाते में पैसे आ रहे हैं। और भी कई चीजें हैं, चाहे 75% के रोजगार की बात हो, वो मामला कोर्ट में है, लेकिन बहुत जल्द वो लागू होगा। उससे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को लाभ होगा कि नहीं होगा? तो कौन लोग इससे इनकार कर सकते हैं? जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भला नहीं चाहते, वो लोग इस बात से इनकार करेंगे। लेकिन नए जो भी उद्योग लगेंगे, नई जो भी वैकेंसियां निकलेंगी, उसमें 75% का अधिकार हरियाणा प्रदेश के बच्चों को होगा। इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ भी मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जो काम हमने किए हैं। हम अपना पुराना मैनिफेस्टो लेकर के, 19 का मैनिफेस्टो लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे, ये वादे आप लोगों के बीच में किए थे, आपने 18% वोट दिया, 10 सीटें हमारी आई, दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बने, और ये काम दुष्यंत जी ने आप लोगों के लिए किए हैं। हम प्रदेश के सेवा के लिए लोगों से एक मौका और मांगेंगे। अब ये तय करना तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को है। और जिस प्रकार से पिछली बार लोगों ने आशीर्वाद दिया था, हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार के काम हमने किए हैं, लोग और प्यार और समर्थन हमें देने का काम ठीक बात है करेंगे। गुलिया साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तय करना है वो जनता को ही करना है।
नरेश शर्मा साहब, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो कि इस वादे को लेकर आती है कि हम जो वादा करते हैं बिजली को लेकर उसे पूरा करते हैं, दिल्ली में पंजाब में करके दिखाया, तो हम हरियाणा में भी अपना वादा वो बरकरार रखते हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति अलग है। आपको लगता है कि स्वीकार्यता हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी है सबसे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है, इनेलो भी वादा कर रही है, जजपा है जो कि सरकार के साथ है, तो आपकी लड़ाई एक तरफा है या चौतरफा है? अतुल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको सबको प्रणाम, मेरे बड़े भाई छोटे भाई भी जो भी मेरे साथ हैं। पहली बात तो एक बात देखिए कि देश के अंदर एक निंदनीय घटना हुई मणिपुर की, तो मैं उसके लिए शोक संवेदन व्यक्त करता हूँ कि जो भी हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। पहली बात, जो बीजेपी कहती थी कि देश सुरक्षित हाथों में है, दो चीजों ने देश को शर्मसार किया है। पहली बात तो मणिपुर की घटना ने, और दूसरी आप देखोगे पुलवामा की। आज मैं रिपीट करता हूँ, जो लोग कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, जहां हमारे सैनिक सुरक्षित नहीं है और जहां हमारी बहनें माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, दोनों ही चीजों में देश शर्मसार हुआ है। सबसे पहली बात में अब आपको बता दें हरियाणा की बात। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी में सबसे नंबर 1, डाटा गिनवाऊंगा मैं एक, सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा के अंदर है। 25 लाख युवा बेरोजगार है। सबसे पहले महंगाई के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। आप ये सर्वे बता रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट ने पेश किए हैं। प्रदूषण के अंदर देखोगे दिल्ली एनसीआर के जितने भी एरिया आते हैं वो नंबर 1 है हरियाणा के अंदर। क्राइम के अंदर जो रिपोर्ट आती है वो भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जारी की है कि हरियाणा नंबर 1 है। कर्जा लेने में भी हरियाणा नंबर 1 है। आपको पता है हरियाणा के अंदर, हमारे अंदर कितना कर्जा ले चुका अब तक? 3,11,669 करोड़ रुपए कर्जा है, जिसके अंदर से 6 लाख एक परिवार के ऊपर कर्जा कर रखा है सरकार ने। जब 6 लाख का कर्जा एक परिवार के अंदर है, तो वो हमारा जो बच्चा, जो नई जनरेशन पैदा हो रही है, वो भी कर्जे के अंदर पैदा हो रही है। तो ये सब तो बीजेपी सरकार ने ना पूरे हरियाणा को कर्जे के अंदर डुबो दिया। फिर ये कहते हैं कि हम नई नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आपने परिवार पहचान पत्र लेके आए पीपीपी, उसके अंदर भी घोटाले हैं उनके अंदर। कई लोगों की पेंशन कार्ड दी, कई लोगों को राशन कार्ड दिया, गरीब लोगों को जो राशन मिलता था, फिर दोबारा से उनको करेक्शन करवाने जाओ तो उसके ऊपर भी ये पैसा लेते हैं। फिर आपने एक फैमिली आईडी का नाम ले लीजिए, फैमिली आईडी के अंदर भी इनके घोटाले सबसे बड़े हैं। ये सब तो किसी शर्मा की जी फैमिली को कॉमन अटैच बात नहीं हो गई करे। ना नरेश शर्मा जी, ये सब तो कॉमन बात हो गई। सिंगला साहब भी वही बातें गिरा रहे हैं, पंजेटा साहब भी उन्हीं मुद्दों गिरा रहे हैं। आपने जब शुरुआत की थी तो मुझे लगा शायद आप नेशनल मुद्दों पर हरियाणा में चुनाव लड़ने वाले हैं, पुलवामा के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा। लेकिन फिर आप वही बातें कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस का दावा क्यों कमजोर होगा, इनेलो का दावा क्यों कमजोर होगा? वो तो यहाँ की पुरानी पार्टियां हैं इस प्रदेश की। नहीं, आपने देखा, मैं आपकी बात कहता हूँ। पहली बात तो कभी भी इस देश के अंदर बिजली के अंदर कभी आंदोलन हुआ था, या कभी शिक्षा के ऊपर, कभी या कभी रोजगार के ऊपर, या कभी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर? पहले पार्टियां क्या करती थी, कोई भी सरकार रही हो, मैं कहता हूँ इनेलो हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब लोग क्या करते थे, ये रोड के लिए नल पानी, सिर्फ इन्हीं के मुद्दों के ऊपर राजनीति होती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को बदला, शिक्षा एक नया सोच बनाया राजनीति का। शिक्षा को हम प्रेफरेंस दी सबसे पहले। जब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप रोजगार जनरेट होगा। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर हमने कुछ प्लेस ऐसे ऐसे डेवलप किए जहां पे हम नया रोजगार देते हैं, ताकि आपके पास कोई इनोवेशन। और आपने देखा कि जो न्यू कहते हैं ना, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज जो है, वो सबसे ज्यादा पहले बेंगलोर हब माना जाता था, दिल्ली इस टाइम सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं। मतलब टोटल कुल मिलाकर मैं ये समझूं कि दिल्ली के मॉडल को ही आप हरियाणा में लाएंगे, और ये कहकर कि भाई दिल्ली में कर दिखाया, हरियाणा में भी कर दिखाएंगे और पंजाब में कर रहे हैं। शायद तब आपको जनता समझ। बहरहाल प्रवीण अत्रे साहब, भाई लड़ाई बहुत तगड़ी है, मुफ्त की भी लड़ाई है, मॉडल की भी लड़ाई है। हमने पंजाब के अंदर भी करके दिखाया है। सबसे बड़ी लड़ाई इनको एक बार चुप कराइए अतुल भाई, इनको एक बार चुप कराइए। ठीक है, नरेश जी हो गया, नरेश जी हो गया, अपनी अपनी बारी में बोले प्रवीण अत्रे। देखिए अतुल भाई, ये लड़ाई है सच और झूठ की। एक तरफ सच है और दूसरी तरफ इन लोगों का झूठ है। वो कैसे, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देखिए कैसे झूठ बोलने लगे कि साहब हरियाणा कर्ज में नंबर 1 है, जबकि पंजाब पे जीएसडीपी का 54% कर्ज है। देश के अंदर सबसे ज्यादा कर्ज है पंजाब पे। दूसरा, इन्होंने रोजगार के बारे में झूठ बोलना शुरू किया। आरटीआई की जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अब तक 3,246 नौकरियां दी हैं टोटल, जबकि मनोहर जी 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। और इसके अलावा पंजाब, देखिए ये वो झूठे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में गए चुनाव के दौरान, वहां पे स्टेज से बोला कि देखिए पंजाब में देश में सबसे महंगी बिजली है, और जैसी सत्ता में आए
जालंधर उपचुनाव के बाद 80 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दाम बढ़ा दिया। आज पंजाब में 1 यूनिट का दाम 4 रुपए 49 पैसे उन उपभोक्ताओं के लिए है जो 100 यूनिट तक बिजली फूकते हैं और 2 किलोवाट का लोड जो है यूज करते हैं, उनके लिए 4 रुपए 49 पैसे है। हरियाणा में 2.5 रुपए है यूनिट का रेट। तो ये हालात है इन झूठों के। फिर ये शिक्षा की बात करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल नहीं नया खोला, एक सरकारी स्कूल। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं खोला जिन्होंने। तो ये लोग तो वो झूठे हैं जो लगातार स्टेज पे आके झूठ बोलते हैं, और जैसे ही इनको अपनी जिम्मेवारी निभानी होती है तो ये वहां उससे भाग खड़े होते हैं। ये आपने पीछे देखा भी है, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर यमुना का पानी आया और जिम्मेदारी से भाग गई। आप कोविड में भी देख चुके हैं, कोरोना में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे दिल्ली की जनता को भगवान भरोसे छोड़ के। तो इन लोगों का तो एक ही उद्देश्य है, केवल झूठ बोलो। लेकिन अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा कि साहब हमने पावर जनरेशन के लिए नीतियां बनाई थी। अगर आपने नीतियां बनाई थी तो आपने 534 से ज्यादा गांवों को 20 घंटे से ज्यादा बिजली क्यों नहीं दे दी थी? अगर आपने नीतियां बनाई थी तो आपने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट क्यों किए थे? अगर आपने नीतियां बनाई थी तो हरियाणा के किसान को 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बिजली क्यों नहीं मिलती थी? हरियाणा किसान डीजल फूकने में मजबूर क्यों था? ये कहते हैं कि साहब देखिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि मैं प्रदर्शनों पे नहीं जाऊंगा, वरना इनको छोटा सा याद दिला देता हूं कि गेस्ट टीचर्स को आपने वायदा किया था। जब उन्होंने प्रदर्शन किया रोहतक में, आपने गोली चला दी, एक महिला गेस्ट टीचर मारी गई थी। साहब यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। अब बातें आती है, देखिए आर्थिक दृष्टि पे हरियाणा जो है उसके ऊपर तो कर चढ़ गया है। हरियाणा की आर्थिक प्रगति के बारे में अतुल भाई बात बता देता हूँ। जिस वक्त मनोहर जी मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की टोटल जीएसडीपी 4.25 लाख करोड़ थी। आज हरियाणा की जीएसडीपी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है अतुल भाई। 1,60,000 से ज्यादा 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग इस हरियाणा प्रदेश में लगे मनोहर जी के कार्यकाल में। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,27,000 रुपए थी जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बने थे। आज 2,94,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है इस हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा ने आर्थिक तरक्की इस कदर की कि देश के बड़े प्रदेशों में हरियाणा चौथे नंबर पे है। हरियाणा का जो एक्सपोर्ट है हमारे उद्योगों का लगभग 89,000 करोड़ रुपए हमारा एक्सपोर्ट है एक साल। आज हरियाणा हालात ये है कि जितना हरियाणा देश के अंदर ऑटोमोबाइल बनता है उसका 50% हरियाणा में बनता है। आज हरियाणा की आर्थिक तरक्की का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देश की जीएसडीपी के अंदर हरियाणा का योगदान अपनी जनसंख्या से 3 गुना है। तो हरियाणा ने इस तरह से आर्थिक प्रगति की है, लेकिन लगातार झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं एनएलडी के प्रवक्ता की एक बात से बड़ा हैरान हूँ। वो कहते साहब हमने वायदा किया कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे। हरियाणा के अंदर सरकारी पद जो है लगभग 4 लाख के करीब सरकारी पद है, 4.25 लाख के करीब सरकारी पद है। अब अतुल भाई देखिए, एक साल के अंदर लगभग 5,000 से ज्यादा लोग नौकरी से रिटायर होते हैं। हरियाणा के अंदर 45 लाख के करीब परिवार है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस मैथमेटिक्स के हिसाब से ये हर परिवार में नौकरी दे देंगे, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। इनको लगता है कि इनका ये झूठ चल जाएगा। जिस मुख्यमंत्री ने हरियाणा के आम आदमी के जीवन को सुगम किया, उस मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली जिसने पारदर्शिता लेके आए, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देनी शुरू की, जिसके शासन के अंदर कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता का एक एग्जाम्पल ये है कि हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर ओवरऑल क्राइम के अंदर 555% की वृद्धि हुई थी और वर्तमान स्थिति ये है कि 37% है। महिलाओं के प्रति अपराध हुड्डा साहब के कार्यकाल में 174% की वृद्धि थी। वर्तमान मुख्यमंत्री का, और विधानसभा में दिए आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं अतुल भाई, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। लेकिन ये लोग पारदर्शिता से इतना घबराते हैं। इसका जवाब लेते हैं साहब। तर्क है सिंगला साहब की सच और झूठ की लड़ाई है। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। नितिन सिंगला, मेरी आवाज आप तक जा रही है? सुनाई दे रही है? हाँ बोलिए। देखिए, जो बात प्रवीण अत्रे जी ने रखी, सबसे पहली बात तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा के विकास की, हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के कर्मचारियों की, हरियाणा के किसानों की बात ना करके सिर्फ एक आंकड़ों की बात, तकियानुसी आंकड़ों की बात की जा रही है। और अभी तक जवाब इनके पास में इस बात का नहीं है कि आखिरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इतना भारी तादाद के अंदर कर्ज लिया जा रहा है और जो कर्मचारी और लोग धरने पे बैठे, आखिरकार विकास किन पैमानों पे किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात की जा रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर इस तरीके की भाषा है तो सीएमआई की रिपोर्ट क्यों बताती है कि 33.7 लोग आज भी हरियाणा में अनएम्प्लॉयड हैं? आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ये माना कि
देश भर के अंदर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। आप 75% वाला अपनी पॉलिसी लाए, आप उसको लागू नहीं कर पाए। आज ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखिए, क्या 75% की जो आपकी पॉलिसी थी लोकल लोगों को नौकरी देने का लोकल स्थानों में, क्या आप उसे इंप्लीमेंट कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयों पे इनका काम है, कागजों में इनके आंकड़े चलते हैं और कागजों पे इनका काम चलता है, जमीनी स्तर पे कुछ। मैं कुछ कहना चाहूंगा अतुल भाई। बहुत छोटा कमेंट, बहुत छोटा कमेंट। देखिए अतुल भाई, देखिए हैरानी तब होती है जब कांग्रेसी मित्र ये कहते हैं साहब इन्होंने किसानों की कोई बात नहीं। हालांकि गुलिया जी ये बात बता चुके थे कि हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां पे किसान भाइयों को देश में सबसे ज्यादा मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ पिछले अब 8.5 तक कितना साल के मुआवजा अंदर दिया आपने? 10,000 अब तक करोड़ परवीन रुपए से अत्रे ज्यादा। जी, कितना मुआवजा दिया आपने? जो किसानों को नुकसान हो रहा है, जो जमीनों, नहीं नहीं नहीं, अब आप आज की स्थिति की बात कीजिए। बाढ़ग्रस्त एरिया में जो गांव डूब गए हैं, आपने कितना मुआवजा दिया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 60,000 प्रति एकड़ की मांग करी है, क्या आपने दिए? 10,000 अरे आपने 20 बढ़ा दिया, 60 नहीं बोला है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 40,000 बोला है, सुरजेवाला साहब ने 30,000 बोला है, कांग्रेस ने 2 मैं वही कह रहा मांग हूँ। की है। लेकिन जब ये खुद सत्ता में थे, नहीं अतुल भाई, जब ये सत्ता में थे 6,000 रुपए से ज्यादा कभी नहीं दिया इन्होंने किसानों को। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ठीक बात है। बाकायदा मैं आपसे साहब घोषणा रोक रहा हूं, की है। समय की थोड़ी पाबंदी रहती है, छोटे छोटे कमेंट करेंगे। पंजिटा साहब, अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि प्रवीण अत्रे साहब और आप दोनों लोग जब आमने सामने होंगे तो वहां पर आपके सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी होगी उन्हीं वादों के साथ जो आप कर रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस का भी कहना है, आपका भी कहना है, आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि कर्ज में डुबो दिया, तो आप 20-20 हजार 21-21 हजार कहां से लाएंगे बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, 1100 रुपए सिलेंडर अलग से देने के लिए? वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है प्रदेश। देखिए आयुष जी, अतुल, सॉरी अतुल जी, देखिए 2005 में हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया बजट मैनेजमेंट की अगर किसी को अवार्ड मिला था तो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार को मिला था। और हमने हमेशा ही खजाना भरा रखा है प्रदेश का। तब ओपीएस लागू थी, 4 लाख पक्के कर्मचारी थे। ये तो बजट मैनेजमेंट के ऊपर है। आपको सब कुछ देने के बाद भी प्रदेश का कर्ज जो है, अतुल जी से ये पूछिए उस टाइम टोटल बजट कितना था हरियाणा का, ये पूछ लीजिए। एक मिनट, और कर्ज कितना था ये पूछ लीजिए। हाँ बता दीजिए ना, कर्ज कितना था, बजट कितना था, ये बता दीजिए बस एक फिगर। अत्रे जी, आप अपने सवाल जब आप कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। पहले मैं अपना जो मुझे बोलना है वो करूंगा, उसके बाद में जी जी बोलिए 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 बोलिए। हाँ धन्यवाद बीच में ना टोकने के लिए। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रदेश की पर कैपिटा इनकम की बात करी है, वो केवल गुड़गांव की और फरीदाबाद को हटा के बात करिए, पूरे हरियाणा का क्या हाल है। ये कहते हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसके बाद कर्ज क्यों नहीं घट रहा है? रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका तो कर्ज क्यों नहीं घट रहा है? उसके बाद इन्होंने बात करी बहुत कि आईएनएलडी के प्रवक्ता की बड़ी जॉब्स के लेके। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके घोषणा पत्र में था कि आप 25 लाख जॉब देंगे, 500 करोड़ रुपया आपने स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए रखा, वो कहाँ है? भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल का वादा किया था, जो कि अभी तक केवल उसके ऊपर जो काम हुआ है वो 18-19% हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इन्होंने कहा डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, डबल कर देंगे इनकम। लागत आज इतनी बढ़ा दी कि मैं मानता हूं कि 15,000, लेकिन 15,000 में तो आप मुझे बताइए ठेका क्या चल रहा है आज के लागत क्या है किसान की? आप ये एक फसल की लागत बता दीजिए ना। आप क्या 15,000 बता देता हूँ अतुल जी, मौका देंगे जरूर बताऊंगा। कोई बात नहीं, मेरे सवाल नोट करते रहिए, बीच में ना टोकिए। बस आपसे आग्रह है, मैं 2 बार ही कर चुका हूँ। उसके बाद फिर एक काम करते हैं, मैं सेम करूंगा 1-to-1 आपके साथ हर डिबेट में। आप मुझे ना टोकिए, मैंने नहीं आपको टोका। उसके बाद इनका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, 27%। किसानों की बात इन्होंने अभी करी। एफसीआई का बजट 4,62,780 करोड़ होता था, इन मोदी ने घटा के केवल 1.5 लाख करोड़ कर दिया। फर्टिलाइजर की सब्सिडी घटा दी कम से कम 1.25 लाख करोड़। PSSMIS प्राइस सपोर्ट तो खत्म ही कर दी। डीजल कर दिया 90 रुपए, 1/3 रेट गिर चुका है पिछले 3 साल के अंदर, 2.5 साल में। क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में, मगर जनता को राहत क्यों दे दे जनाब? जनता का तो तेल निचोड़ना है, उन्हीं से तो लेना है सारा कुछ।
और देश पे क्या है, प्रदेश का तो मैं कर्ज बता दिया 4 लाख करोड़ के आसपास का है। देश पे 165 लाख करोड़ के आसपास का ले लिया, 155 लाख का, 11 लाख करोड़ अब ले लिया इन्होंने। इनसे ये पूछिए, ये किसानों की बहुत बात करते हैं, आपने किसानों की एक एक करके कमर तोड़ने का काम कर दिया। आप बात करते थे विधानसभा सत्र में पिछले 17.5 लाख एकड़ का हम देंगे, 2 लाख एकड़ भी आपने मुश्किल से उसमें आपने कवर किया, और वो भी ठीक बात है मजेदार साहब, मैं रोक रहा हूं आपको। अजय गुड़िया, अब यहाँ पर प्रश्न ये है, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो लड़ाई है वो अपने आप में बड़ी रोचक होगी। कांग्रेस भी है, इनेलो कह रही है कि मैनेजमेंट हमें इतना अच्छा आता है, हमने करके दिखाया, हमने तो अवार्ड तक ले रखा है। आपकी पार्टी तो नई नई है, आपको अभी अनुभव ही नहीं है, आपको तो अभी अनुभव लेना है कि कैसे आप सत्ता में फिर से आएंगे अपने अकेले के दम पर। चूंकि आप एनडीए में हैं तो दोनों को मिलकर साथ में आना है। तो लड़ाई आपको लगती है कि हाँ वाकई जमीन पर है, या जिस तरीके से आप खारिज करते हैं कि नहीं कोई लड़ाई नहीं है, वो हकीकत से कोसों दूर है? देखिए अतुल भाई, आपने सवाल मुझसे पूछा है। अतुल भाई, मैं एक चीज कह दूं कि देखिए जो कर्ज की बात हो रही है, एक आइडियल सिचुएशन माना गया है 33.3% जीडीपी और डेब्ट की रेशो को, जो कि हरियाणा प्रदेश की 24.78 है। और जो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, इनके प्रदेश की 47.6 है। इनसे ऊपर सिर्फ एक मिजोरम है जिसकी 53.1 है। पर हरियाणा प्रदेश तो वेल बिलो द लिमिट है, जो 33.3% जिसको आइडियल माना गया है, और हरियाणा प्रदेश की 24.78 है। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर रोडों के नेटवर्क, रोडों के जाल बिछ रहे हैं, नई नई कंपनियां हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है। आप जाकर के देखेंगे, आप झज्जर का, आप रोहतक का, या आप सोनीपत आप मान लें, फरीदाबाद आप मान लें, गुड़गांव आप मान लें, जो भी नियर बाय स्टेट्स, दिल्ली के जो चारों तरफ के हरियाणा जो लगता है, हमारे प्रदेश के अंदर, इन जिलों के अंदर किस प्रकार से नए नए उद्योग आ रहे हैं और वो आगे भी जाने का काम कर रहे हैं, दूसरे जिलों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के सारे वेयर हाउस हरियाणा प्रदेश के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, नए नए रोजगार के, नई नई कंपनियां हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है, इससे रोजगार के जो नए साधन उपलब्ध होंगे उसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसके अंदर मौका मिलेगा। ये सारी चीजें, इन सब कंपनियों को लाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन कंपनियों को देना होता है, जो कि सरकार पूरी तरह उस बात के लिए प्रतिबद्ध है। और ये काम हो रहा है, तभी ये नए उद्योग हरियाणा में आ रहे हैं। पहले ये उद्योग इतनी मात्रा में हरियाणा प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? तो उनको सुविधाएं देने के लिए सरकार पैसा भी खर्च कर रही है, जिससे सरकार की ये उद्योग आने के बाद आमदनी भी होगी, और हरियाणा प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और हरियाणा प्रदेश की सरकार की एक इनकम भी बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय में इसको डेब्ट और जीडीपी रेशो को जो 24.78 है, इसको भी और कम करने का काम करेंगे। और इसमें भी बार बार जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े बोल रहे थे, इनके प्रदेश में तो 47.6% है। ये जवाब देने का काम करें ना मेरे भाई। बताइए नरेश शर्मा जी, क्यों आखिर जनता आपको चुने? बीजेपी और जेजेपी सरकार में उनको क्यों ना फिर से चुने? 10 साल से है, उन्होंने काम किया है। क्यों आखिर कांग्रेस जो कि पुरानी पार्टी है, यहाँ पर मजबूत स्थिति में संगठन में, उनको ना चुने? इन्हें लोग भी वादा कर रही है और ये दावा कर रही है कि मैनेजमेंट में हमें आता है, हम कर्ज भी हटाएंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। मुफ्त अकेले आप नहीं बांट रहे। अतुल भाई, सबसे बड़ी बात तो इस देश के अंदर केजरीवाल जी ने सबसे पहले पेंशन का जो था ना, कि जो एमपी एमएलए को 4-4, 5-5 बार पेंशन देते थे, वो देश में लागू किसने किया? सिर्फ केजरीवाल ऐसे हैं। और आज तक ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेजेपी ये नहीं बोलती कि हम जो है पेंशन को खत्म करेंगे। ये नई व्यवस्था जो लागू की है सिर्फ केजरीवाल जी कर सकते हैं। और हमारे प्रवीण अत्री भाई कह रहे थे कि पंजाब के अंदर बिजली का पता है आपको? 300 यूनिट फ्री देते हैं हम, और 300 यूनिट फ्री के अंदर जो बिजली का बता रहे थे 4 यूनिट, पहली बात तो 100 यूनिट का आपने गिराया, और हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। वहां पे 90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आ रहा है, सिर्फ 10% लोग बिजली का बिल पे कर रहे हैं। और हरियाणा का एक गांव है जिसके अंदर जो है ना, वो कहते हैं खुद केजरीवाल जी के सामने उन्होंने कमिट किया कि हम जो है पंजाब से बिजली चाहते हैं। जो पंजाब से पहले जो है ना, हरियाणा की जो बिजली आती थी वो 20-20 घंटे नहीं आती थी। आज जो है पंजाब जो है हरियाणा को उस गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहा है। और पंजाब के अंदर जो बिजली जो है ना 20-20 घंटे किसानों को मिल रही है। अब ये खोखली बातें करते रहते हैं बीजेपी भाई, कह रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं। शहर के अंदर तो आपकी हर एक घंटे के अंदर बिजली काट रहे हैं ये, और बिजली के अंदर परेशान है लोग। वो तो लोगों को इसलिए पता नहीं चलता कि सबने ना जनरेटर लगा लिए, सबके पास
कहते हैं पावर बैकअप है, इसलिए वो पता नहीं चलता। नहीं तो आपके यहाँ बिजली का बिल क्या कट के मीटर लगा के देखो कि इसके अंदर कितने कट जाते हैं। और जो देश को और प्रदेश को जो कहते हैं ना, 9 साल के अंदर देश को डुबोने का काम किया, 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया माननीय मोदी जी ने। 100 लाख करोड़ कितने होते हैं? जो हमारे देश का 70 साल में 50 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, वो 100 लाख करोड़ रुपए 9 साल के अंदर आ गया। कहते हैं ना कि देश को कर्जे में डुबोते जाओ। और दूसरा, हम जो फ्री की जो कहते हैं ना, फ्री के लिए 90% लोग जो है बीजेपी के, कांग्रेस के और भी पार्टीज के, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर फ्री का बिजली भी ले रहे हैं वो लोग, फ्री का पानी भी ले रहे हैं और फ्री की सेवाएं भी ले रहे हैं। और ये सब हमारे टैक्स का पैसा है और किसी का पैसा नहीं है, जो और सरकारें देती थी। ठीक बात है। अब चलिए भाई, अब मेरे पास देखिए कुल 5 मिनट रह गए हैं, मैं 1-1 मिनट सभी प्रवक्ताओं को दूंगा। प्रवीण अत्रे साहब, फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा मैं बिल्कुल, देखिए मैं ऐसा पहले ही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग तो झूठ बोलने के लिए आते। ये कहते हैं पंजाब के अंदर किसान को 20-20 घंटे बिजली मिल रही है। अतुल भाई, पॉलिटिकल भाषणबाजी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्मी का सीजन शुरू होते ही मई के महीने में सरकारी दफ्तरों का समय जो है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास देने के लिए बिजली नहीं है। अब जो सरकार खुद दफ्तरों का समय बदल रही है इस वजह से कि वो दोपहर की गर्मी में बिजली के पंखे ना चले, ट्यूबें ना जले, क्योंकि उनके पास देने को बिजली नहीं है। अब उसका प्रवक्ता यहाँ बैठ के भाषण दे रहा है कि जी हम तो 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं हमने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैंने कहा प्रति यूनिट 4 रुपए 49 पैसे रेट है पंजाब का, चेक कर लीजिए, पहली बात। दूसरा, बिजली मुफ्त के मामले में आपने सिलेक्टिव सब्सिडी कर दी, आपने सामान्य कैटेगरी के लोगों को सब्सिडी से बाहर निकाल दिया। आप तो राजनीति कर रहे हैं और आपकी राजनीति जनता को समझ में आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं जो अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता बोल रहे थे। देखिए, आईएनएलडी के प्रवक्ता से मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि आपके समय में हरियाणा का बजट कितना था, हरियाणा पे कर्जा कितना? बजट से 10 गुना कर्जा था इनके समय, मात्र 2300 करोड़ रुपए का बजट था। जो कहते हैं हमारा प्रबंधन बहुत बढ़िया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग हरियाणा प्रदेश का बजट पहुंचा दिया। अतुल भाई, ये हरियाणा की प्रगति है। एक भाई बोल रहे थे कि देखो जी किसानों के लिए क्या किया। देखिए, 24 किसानों की फसल का एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुनिश्चित किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले किसान की सरसों, किसान का बाजरा, किसान की सूरजमुखी, मूंग, क्या कोई मुख्यमंत्री ने खरीदी थी एमएसपी के ऊपर? हरियाणा के अंदर किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा। जब ये प्रोविजन किया तो ये जो लोग हैं, बहुत संक्षेप में सर, बिल्कुल वक्त तो विरोध लगे थे करने उस वक्त, जो अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं। आज हरियाणा के एक खर्चा किसान का बढ़ गया। हो गया, खर्चा क्या है? सर गुजारिश की किसान को उपलब्धता हो जाए, उसको डीजल का भुगतना हो गया, साहब हो गया। फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, जी जी जी, बहुत संक्षेप में सर। अतुल जी, जो काम हम 2000 करोड़ में कर रहे थे 2500 करोड़ में, सरकार ने इतना खर्चा बढ़ा दिया कि आज 2 लाख करोड़ में भी फिर भी आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी सरकार दे नहीं पा रही। इतना खर्चा सरकार ने बढ़ा दिया। एमएसपी की बात करते हैं, लठ मार मार सूरजमुखी के लिए, लठ मार मार आपको हर फसल के लिए किसानों को सड़कों पे आप दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हो। उसके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा था, किसी की नहीं, हरियाणा में सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा था। आदत से मजबूर होना। उस वक्त आप पंजाब में हरियाणा में सबसे ज्यादा भाव है, ये भी तो सच्चाई है ना। बाकी राज्यों की बात होगी। बहरहाल अब समय नहीं, माफी चाहूंगा, बहुत छोटे-छोटे सिंगला साहब पीने का पानी की बात करें, C2+50 जल्दी से अपनी बात रखिए। उसके बाद आप सड़कों की बात कर लो, स्कूल, हॉस्पिटल, पेंशन, बीपीएल कार्ड, सरपंच आवाज अब तक जारी है। स्वामीनाथन रिपोर्ट ये लागू नहीं कर रहे, C2+50 का अजय गुलिया, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए अतुल भाई, सबसे बड़ी बात तो मैं कह दूं, आज हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा समूचे भारत और उसमें सबसे ज्यादा फसलें अगर कोई एमएसपी पे खरीद रहा है तो वो हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीद रही है, सबसे ज्यादा फसलें। देखिए, 1 रैंक 1 पैन ये ओपीएस को हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन लाया? जो आज मुकर विरोध करे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। और जो आज लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं, इनसे कोई पूछो ये ड्रामेबाजी नहीं तो क्या है कि पंजाब में तो आपने विधेयक ला दिया कि एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी। क्या दिल्ली में भी आप विधायक लेकर के आए? एक विधायक को एक पेंशन देने का काम आप लोगों ने किया क्या? आज एमएसपी पे इनसे पूछो सबसे ज्यादा फसलें कौन प्रदेश नरेश खरीद रहा है? शर्मा, बहुत जल्दी से क्विक काउंटर। जी, सबसे पहले तो बता देता हूँ कि हमारे एक पूर्व विधायक रहे और पूर्व मंत्री भी रहे, हरियाणा के अंदर बात बताता हूँ, उन्होंने अपनी सारी पेंशन छोड़ दी, सिर्फ एक बार की पेंशन ले रहे हैं। वो कांग्रेस से भी रहे और आम आदमी पार्टी के आने के बाद सिर्फ वो एक टाइम की पेंशन ले रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो हमारे विधायक जो रिपीट हुए उसके अंदर विधायक ने छोड़ दी।
हरियाणा क्या की कौन सी क्या विधायक क्या है छोटू भाई, नाम बताना। क्या कार्य नाम कर बताना। चुके हैं आप? बताना नाम। बैठ करके क्यों कर रहे नाम हैं? तो बताओ उनका, नाम तो बताओ क्या कौन है वो। आपके प्रदेश से ज्यादा फसलें एमएसपी पे हरियाणा प्रदेश खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? आपको पता है आप चलिए अब माफी चाहूंगा सर, अब आगे 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 चर्चा नहीं हो पाएगी। लड़ाई दिलचस्प होगी, ये जरूर संकेत मिल गया है। बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे साहब आपका, पंजेटा साहब आपका, सिंगला साहब आपका, जय गुलिया साहब आपका और नरेश शर्मा जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में जो 24 की तैयारी वो बहुत भारी है। किसके लिए भारी है? जनता के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो कि जनता का भला करने का दावा करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम आएंगे तभी भला हो पाएगा। वैसे जनता सब जानती है और समझती है, वो तय करेगी कि आखिर विकास जिसने किया उसके साथ जाना है। विकास हुआ या नहीं हुआ ये भी जनता ने देखा है, और जो वादे हो रहे हैं मुफ्त के, जनता वो भी समझती है कि इन मुफ्त के वादों के बीच में बहुत बड़ी राजनीति भी है।